नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की क्वेश्चन सीरीज शुरू की गई थी, जो आपके हरियाणा सीईटी मेंस के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ये जो हमारा सेशन है, ये डेली शाम को 8:30 बजे क्लास रहती है। तो इस क्लास को आप लेना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका जो 20 और 25% का हरियाणा जीके का वेटेज है, वो आपकी इस क्लास से बहुत बहुत मजबूत हो जाएगा और कोई रेयर चांस है आपका यहां से क्वेश्चन गलत हो। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एचएससी सीईटी 2023 हरियाणा जीके सभी बुक्स का चक्रव्यूह टूटेगा। 2015 से 2023 अब कुरुक्षेत्र पर दंगल होगा। जी हां प्यारे साथियों, बिल्कुल दंगल होने जा रहा है कुरुक्षेत्र पर। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, पिछली क्लास में हमने यहीं से इसको खत्म किया था और आज यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं कि किस देश के सहयोग से सिरसा फल उत्कृष्टता केंद्र है, ये आपका स्थापित किया जाएगा। तो देखो जी, ये फल का जो उत्कृष्टता केंद्र है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं इंडो इजराइल परियोजना होगी। ये आपकी को क्या होगी? इंडो इजराइल जो ये परियोजना है। और ध्यान रखेंगे, इस परियोजना के तहत हरियाणा में कुल हमारे 6 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। और आपको ये 6 के 6 उत्कृष्टता केंद्र ध्यान रखने हैं। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि भाई सिरसा में जो फल उत्कृष्टता केंद्र है, ये किसकी सहायता से? तो आप कहेंगे इजराइल की सहायता से। अब बात आती है कि इस फल उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना है, वो आपकी कब की गई थी? तो यहां पे आएगा 2013 में। कब की गई थी? 2013 में। और ध्यान रखेंगे, ये जो परियोजना है, ये हमारी 9.70 करोड़ रुपए की परियोजना रहेगी। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र। किसका? सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र। यह भी इजराइल की सहायता से स्थापित किया गया था। और यह केंद्र आपका कहां पर? तो आप कहेंगे सर घरौंडा में। कहां पर स्थापित किया गया? तो यह आपका घरौंडा में स्थापित किया गया। और घरौंडा किस जिले में रहेगा? तो आप कहेंगे सर करनाल जिले में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आता है फल उत्कृष्टता केंद्र। किस चीज के लिए? फल उत्कृष्टता केंद्र। और फल उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो आप कमेंट में फटाफट बता देंगे कि जो फल उत्कृष्टता केंद्र है, ये कहां पर स्थापित किया गया। फल के बाद बात आती है फूल उत्कृष्टता केंद्र। तो इसके बारे में भी आप बता दीजिए कि फूल उत्कृष्टता केंद्र है, यह आपका किस जिले में स्थापित किया गया है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो एक मधुमक्खियों के लिए। किसके लिए? तो आप कहेंगे सर मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र, यह आपका कहां पर स्थापित किया गया। तो ये कितने हो गए? तो आपके कुल मिलाकर ये 5 हो गए। हमारा एक और बचता है और वो होगा हमारा बागवानी। ठीक है। वो हमारा कौन सा होगा? तो आप कहेंगे बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है। तो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। समझ गए? तो इनके एक एक करके हम आंसर कर लेंगे। देखो मेरे भाई, अगर मैं सब्जियों के ना इसके फल उत्कृष्टता केंद्र की बात करूं तो ध्यान रखेंगे, ये उपोषण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र जो लाडवा कुरुक्षेत्र। ठीक है। एक बार तो पेपर में यही पूछ लिया था, लाडवा कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर लाडवा है ये आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र। उसके बाद फूल की अगर बात की जाए तो ये आपका मुनीमपुर में। कहां पर है? एग्जैक्ट जगह ध्यान रखेंगे, मुनीमपुर भिवानी में स्थापित किया गया है। उसके बाद बात आती है मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र, ये आपका झज्जर में रहेगा। कहां पर? झज्जर में। और बागवानी की बात करें तो ध्यान रख लेना, हरियाणा में हॉकी का गढ़ कहा जाने वाला कौन सा जिला होगा? कुरुक्षेत्र जिला में क्या स्थापित किया गया है? मधुमक्खी जो पालन है, ये आपका केंद्र मधुमक्खी पालन केंद्र है, ये आपका स्थापित किया गया है। ठीक है। तो ये देखो, ये जो है इंटरचेंज हो गया भाई। एक मिनट इसकी तरफ ध्यान देना कि ये जो आपका है कौन सा, एक मिनट, ये जो है ना मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र, ये आपका शाहबाद में रहेगा। जबकि बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है, ये आपका कहां पर रहेगा? तो ये आपका झज्जर में स्थित रहेगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद है कि हिसार जिले की जो स्थापना है, ये कब की गई थी? देखो बहुत सारे हरियाणा में जो जिले हैं वो समय समय पर बनाए गए। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के गठन के समय हमारे हरियाणा में जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी। ठीक है। और ध्यान रखेंगे, जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय पे हिसार क्या था? गठन के समय पे जिला था। तो इसमें हम क्या कह देंगे? तो आप कहेंगे सर हिसार जिले की जो स्थापना है वो आपकी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। लेकिन आपसे पूछेगा कि भाई जो आपका अंबाला जिला है वो कब बना था? अब आप सभी बता देंगे सर अंबाला जिला है ये आपका 1 नवंबर 1966 को बना था। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये जिला बनने से पहले, यानी कि हरियाणा के जिला बनने से पहले भी क्या था? ये जिला था। और ध्यान रखेंगे, ये अंबाला है, ये अपना 1 नवंबर 1966 को तो बना था। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो 1847 को ये उत्तर प्रदेश का क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। कौन सा? अंबाला। इसी प्रकार से हमारा एक जिला आता है जिसका नाम रहेगा महेंद्रगढ़। अब देखो महेंद्रगढ़ जिला कब बना? तो आप कहेंगे सर गठन के समय पे महेंद्रगढ़ क्या होता था? जिला होता था। ठीक है।
महेंद्रगढ़ क्या होता था भाई, हरियाणा का क्या था, ये एक जिला था। और ध्यान रखेंगे, लेकिन 1 नवंबर 1966 से पहले बात की जाए तो 1948 में सर्वप्रथम महेंद्रगढ़ को जिला बनाया जाता है। और ये जो महेंद्रगढ़ जिला बनाया जाता है, ये किसका जिला बनाया जाता है, तो आप कहेंगे पेप्सू। पेप्सू का मतलब क्या हो जाएगा, ईस्ट पंजाब पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये जो पेप्सू है इसकी कभी कभी राजधानी भी आपसे पूछ सकता है। और जब पेप्सू की राजधानी के बारे में बात करें तो आप कहेंगे इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, पटियाला हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी मेरे भाई, पटियाला हुआ करती थी, ठीक है। और महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम क्या रहेगा, कानोड रहेगा। और पेपर में यह पूछा जाता है कि इसका नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा, तो आप कहेंगे 1861 में पटियाला के शासक आए थे नरेंद्र सिंह, उसी ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इस किले का नाम रखा था। और वहीं से ये जो कानोड का किला है इसका नाम क्या हो जाता है, महेंद्रगढ़ हो जाता है। यहां पे आप गलत करोगे, ध्यान रखेंगे क्या था, राजा का नाम तो नरेंद्र था, लेकिन वो जो उसका पुत्र था उसके नाम पर यह किला रखा गया था। और आप करके आएंगे राजा महेंद्र सिंह। लेकिन जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो उससे पहले हमारी ये बात है, ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि सर ने ऐसा बताया था। लेकिन देखो जी भाई, बात आती है 1948, और 1948 से एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण आता है, और वो आएगा आपका अंबाला एयरबेस। क्या, अंबाला एयरबेस। आपको पता है ना कि जो हमारे हरियाणा है उसमें 2 एयरबेस स्टेशन रहेंगे, और ये आप सभी जानते हैं, एक तो अंबाला में रहेगा और दूसरा सिरसा में रहेगा। यानी कि कभी भी अपने 2 हाथ हो जाए पाकिस्तान से तो सबसे पहले जो उड़ान आपकी भरी जाएगी वो कहां से, तो पाकिस्तान के समीप अपना सिरसा जिला पड़ता है। और यहीं से जो एयरबेस मिलिट्री स्टेशन है, यहीं से हमारे लड़ाकू विमान है वो क्या करेंगे, उड़ान भरेंगे। और दूसरा हमारा कहां पे रहेगा, अंबाला में रहेगा। लेकिन बात आती है इनकी स्थापना कब हुई थी, तो अंबाला एयरबेस की स्थापना होती है मेरे भाई कब, 1948 में। कब हुई थी, 1948। ये मैंने इसलिए बताया कि ये दोनों डेट है, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। जबकि सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा जो आपका एयरबेस स्टेशन रहेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे ये 1964 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई, 1964 में हुई थी। ये 2 हमारे पास हरियाणा में एयरबेस स्टेशन रहेंगे। और हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। उसके बाद बात आती है हिसार जिले का क्षेत्रफल कितना रहेगा। देखो जी मेरे भाई, हिसार जिले के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वो आप सभी जानते हैं सर 3983 वर्ग किलोमीटर रहेगा। लेकिन आपसे पूछ ले भाई सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं सर एट प्रेजेंट में हमारा वो जिला बन चुका है कौन सा, सिरसा जिला। और सिरसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो 4277 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और उसके बाद ध्यान रखेंगे एक जिला आता है हमारा भिवानी, जिसका क्षेत्रफल 3283 वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो ये 3 क्रम में बड़े जिले हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हो जाएंगे, सिरसा, सिरसा के बाद हिसार, और उसके बाद आता है कौन सा जिला, भिवानी जिला। लेकिन ध्यान रखेंगे सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का रहेगा। अगर आपसे सबसे कम क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप जिला बता रहे होंगे सर फरीदाबाद। और फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है, 741.9 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा, 741.9 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखेंगे भाई दूसरा सबसे छोटा जिला, दूसरा छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप आंसर करेंगे सर वो पंचकुला रहेगा, और इसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 898 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछेगा कि भाई जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई अगर क्वेश्चन आ जाए क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा, तो आप मेरे प्यारे प्यारे भाइयों आप आंसर करेंगे सर ये तो हमारा फरीदाबाद होगा। बाबा फरीद की नगरी, बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद 1608 ईस्वी में जो जहांगीर थे उसी ने बाबा फरीद को कहां पर भेजने का काम किया था, फरीदाबाद में भेजने का काम किया था। जो शेरशाह सूरी, जो मार्ग शेरशाह सूरी ने बनवाया था उसी की निगरानी के लिए, और बाबा फरीद ने ही इसकी क्या की थी, स्थापना की थी शहर की। तो इसको बाबा फरीद की नगरी भी कहा जाता है, किसको, फरीदाबाद को। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको ध्यान रखना था। हिसार जिले का क्षेत्रफल आपसे बता दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले की जनसंख्या क्या रहेगी, हिसार जिले की जनसंख्या क्या रहेगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आप अपने साथ जुड़ चुके हो और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे याद करा दिए जाएंगे आपको। 15 लाख, 10 लाख, 13 लाख। अब देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ध्यान रखेंगे 15 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक जो जनसंख्या है वो हरियाणा के कितने जिलों में रहेगी, तो आप कहेंगे 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हरियाणा में जो जिले रहेंगे वो कितने रहेंगे, 5 जिले रहेंगे। कितने जिले रहेंगे, 5 जिले रहेंगे। और वो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो हमारा हो जाएगा गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद दूसरा हमारा हो जाएगा कौन सा, फरीदाबाद। उसके बाद कौन सा होगा, तो आप कहेंगे
कहेंगे सर भिवानी, और तीसरा आपका कौन सा होगा, हिसार, चौथा आपका हिसार, और पांचवा जो जिला है वो हम क्या कहेंगे, तो आप मेरे प्यारे प्यारे साथियों करनाल बोलोगे। क्या कहेंगे, करनाल बोलेंगे। ये वो 5 जिले हैं जिनका क्षेत्रफल है, जिनकी जनसंख्या है वो 15 लाख से अधिक रहेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा में जो दूसरी जनसंख्या है वो आपको याद रखनी है 10 लाख से कम, और 10 लाख से कम की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर हरियाणा में 6 जिले हो जाएंगे। कितने जिले, 6 जिले। लेकिन ये 6 जिले कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले कहेंगे सर 6 जिलों में हमारे पास जो जिला आता है वो हमारा आता है रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी के बाद कौन सा आएगा, फिर आप ध्यान रखेंगे महेंद्रगढ़ का, उसके बाद कौन सा आएगा, फतेहाबाद आएगा, और फतेहाबाद के बाद कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे सर झज्जर आएगा। लेकिन पेपर में तो आपसे क्या पूछा जाएगा, 10 लाख से कम वाला कुरुक्षेत्र पूछा जाएगा। कुरुक्षेत्र जिसको वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है, धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, वही कुरुक्षेत्र ध्यान रखेंगे 10 लाख से कम में आएगा, ठीक है। अब देखो भाई 15 लाख से अधिक जनसंख्या, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन कट गए और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 लाख हिसार जिले की क्या रहने वाली है, ये हिसार जिले की जनसंख्या रहने वाली है। चलिए प्यारे साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार ये सिरसा जिले का लिंगानुपात, ये भाई साहब क्वेश्चन है यहां पर मिस्टेक हो गया है, ये सिरसा नहीं आएगा। सिरसा जिले का भी आप बता देंगे क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, यहां पर आपको बताना है हिसार जिले का लिंगानुपात, ठीक है मेरे भाई। 2011 की जनगणना, और आपको पता है सेंसस से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पूरे का पूरा जो दिमाग है, ध्यान है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास पे होना चाहिए और मेरे द्वारा बोले गए शब्दों के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो क्या नाम है, आपका जो कंसंट्रेट है या आपकी जो नजर है वो थोड़ी सी हटी, दुर्घटना घटी, मतलब फिर आपको नहीं पता लगेगा कि सामने क्या चल रहा है। देखो जी 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा, तो भाई ये 872 रहेगा, दोनों ऑप्शनों में यही कर रखा है, तो हिसार का ये लिंगानुपात 872 है। लेकिन अपुन तो आपसे पूछेगा, और अपुन आपसे क्या पूछेगा, सिरसा पढ़ा के गया हूं और ध्यान रखेंगे सिरसा का जो लिंगानुपात है वो 897। उसके बाद बात आती है हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहेगा, तो हरियाणा का कुल लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 879 रहेगा, ठीक है। 879 सबसे पिछड़ा हुआ था क्या, अपना हरियाणा प्रदेश सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अंतिम स्थान रखता था हरियाणा लिंगानुपात के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी जो हमारी जनगणना है वो 2021 में होनी थी, लेकिन आपको पता है लॉकडाउन के कारण यानी कोरोना के कारण वो जनगणना नहीं हो पाई, वो जाके 2024-25 में होगी। देखो जी मेरे भाई दूसरा आप ध्यान रखेंगे, एक हमारे पास आता है लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, ठीक है। लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, इसकी स्थापना हरियाणा में कहां पर की गई, तो आप कहेंगे सर इस डैशबोर्ड की स्थापना की जाती है हरियाणा के पानीपत जिले में, जहां से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को यहीं से की गई थी, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात आती है कि भाई सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात हरियाणा में वो कहां का रहेगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वो कहां का रहेगा, तो आप आराम से बता देंगे सर वो मेवात का रहेगा, और कितना है 907। लेकिन हरियाणा का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का रहेगा, तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से बता देंगे सर ये गुरुग्राम का रहेगा, और गुरुग्राम का कितना 854 रहेगा। लेकिन भाई साहब 0 से लेकर 6 वर्ष, 0 से लेकर 6 वर्ष तक का जो लिंगानुपात है इसमें सबसे पिछड़ा हुआ जो जिला है वो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 2011 की जनगणना के अनुसार महेंद्रगढ़ जिला था, वो 0 से 6 वर्ष तक की जो आयु वर्ग है उन बच्चों में लिंगानुपात के मामले में न्यूनतम स्थान रखता था। लेकिन 0 से 6 वर्ष में अधिकतम स्थान तो मेवात ही रखेगा मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं लिंगानुपात से, तो चलिए प्यारे साथियों इतने ही क्वेश्चन है, यही अपन रिमाइंड कर पा रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन यहां पर आएगा, हाँ एक क्वेश्चन मेरे को और बताना था, और वो क्वेश्चन ये था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील आपसे पूछ ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील हरियाणा में कौन सी होगी, तो आपको पता है भाई सैनिकों की नगरी कही जाती है, ठीक है। और सैनिकों की भूमि तो वैसे रेवाड़ी जिला होगा अपना, लेकिन ध्यान रखेंगे रेवाड़ी जिले में भी वो तहसील जहां से सबसे ज्यादा सैनिक सेना में भर्ती होते हैं तो वो कौशली रहेगी, कौशली विधानसभा सीट भी है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील भी हो जाएगी, और वैसे तहसील भी है वो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ये हमारी कौशली होगी, ठीक है भाई साहब। तो ये क्वेश्चन थे
उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। अब बात आती है 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले का जनसंख्या घनत्व क्या रहने वाला है। देखो जी, जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है, एक वर्ग किलोमीटर में ये प्रति हजार जो व्यक्ति है उसके हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं वही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो एक वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में 573 जो व्यक्ति है वो यहां पर रहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई जो हमारा जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, इसकी दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान क्या रहेगा, हरियाणा का भारत में स्थान क्या रहेगा, इसको आप कमेंट में करेंगे। हरियाणा का भारत में स्थान क्या होगा, किसके हिसाब से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले का रहेगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है ये आपका किस जिले का रहेगा। और उसके बाद आप बताएंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये हरियाणा में किस जिले का रहने वाला है। तो आप कहेंगे सर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सिरसा जिला आएगा। कौन सा जिला, सिरसा जिला। और सबसे सर्वाधिक की बात करें तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हरियाणा का बाबा फरीद की नगरी क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये फरीदाबाद जिला आएगा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी पहचान में नहीं आ रही है, मैनेज कर लेना, समझ गए। तो आप बस अब सुनते जाए थोड़ा बहुत, यहां से फिर आपको आइडिया लग ही जाएगा क्या लिख रहे हैं। तो ये आपका सारा आ गया। अब बात आती है कि भाई जनसंख्या की जो दृष्टि है, जनसंख्या घनत्व की जो दृष्टि है, इसके हिसाब से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 11वां स्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हिसार जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या रहेगा, तो आप कहेंगे 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हिसार जिले का क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। ध्यान रखेंगे जो हिसार जिला है उसको इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आ गया था 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले में पुरुषों की साक्षरता दर क्या रहेगी। तो देखो जी, सबसे पहले तो आप मेरे को बताएंगे हरियाणा की साक्षरता दर, हरियाणा की जो साक्षरता दर है ये आपकी कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर 75.60% रहेगी। उसके बाद बात आती है गठन के समय, हरियाणा का जब गठन हुआ था उस गठन के समय पे हरियाणा की जो साक्षरता दर है ये आपकी क्या थी, तो आप कहेंगे सर 20% रहेगी। और उसके बाद साक्षरता की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से आप बताएंगे भाई हरियाणा का भारत में स्थान किसकी दृष्टि से, तो आप कहेंगे सर साक्षरता, और साक्षरता की दृष्टि से, ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान, हरियाणा का भारत में क्या बताएंगे, स्थान बताएंगे। और मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है, ठीक है। तो हरियाणा का भारत में स्थान होगा मेरे भाई 15वां। कौन सा स्थान होगा, 15वां स्थान होगा किसमें, साक्षरता। और सबसे ज्यादा जो साक्षरता हरियाणा में वो किस जिले की रहेगी, सबसे ज्यादा साक्षरता है वो, सर्वाधिक ज्यादा साक्षरता है ये आपकी ध्यान रखेंगे गुरुग्राम जिले की रहेगी। और सबसे कम साक्षरता है ये आपके किस जिले की रहेगी, तो वो नुह मेवात जिले की रहेगी, ठीक है मेरे भाई। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। और हिसार जिले में पुरुषों की साक्षरता की अगर मेरे भाई बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये 82% होगी, 82.20% होगी। जबकि महिलाओं की साक्षरता की बात करें हिसार जिले में तो वो 62 के आसपास हो जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा शायद, हाँ ये रहा ना। तो हिसार जिले में महिलाओं की साक्षरता कितनी होगी, तो ये 62.25% होगी, 62.25%। देखो जी ये जो सीरीज चली हुई है इसमें भाई साहब एक सिंगल क्वेश्चन है, ये भी पेपर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इतनी मेहनत करेंगे, ऐसा कंटेंट उठा के लेके आएंगे कि कोई सिंगल क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाए। और मैं मतलब कोशिश करूंगा कि भाई कोई एएलएम शिफ्ट अटेंडेंट या फिर स्टाफ नर्स वाले भी कोई स्टूडेंट अगर जुड़े हुए, जो 13 ग्रुप के पेपर होने हैं उसमें हरियाणा जी के आए, तब तक तकरीबन चीजें हैं वो कवर कर ली जाए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे हमने प्रीवियस में भी क्लासें पढ़ा रखी है, आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो प्ले लिस्ट में जाके हरियाणा डी ग्रुप के नाम से हमने पूरी प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है, जहां पे हरियाणा जीके का बढ़िया रिवीजन करवा रखा है। 50 क्लास से आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। लेकिन यहां पर तो पूरी कोशिश की ही जा रही है। देखो जी आगे चलते हैं, आगे बताते 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले की कुल साक्षरता दर है ये क्या रहने वाली है। तो ध्यान रखेंगे ये जो साक्षरता दर है ये आपकी 72.90 रहेगी हिसार जिले की कुल। उसके बाद बुआ कुंवारी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। देखो
बुआ कुंवारी का एक गुंबद भी आता है जिसके बारे में पढ़ेंगे हम, वो पर्यटक स्थल है, वो आपका झज्जर जिले में स्थित रहेगा। लेकिन यहां पर बुआ कुंवारी का मंदिर पूछा है, ये आपको बताना है। लेकिन इसके साथ तो और भी बहुत सारे मंदिर है सर, मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, मेले हो गए, बाजार हो गए, दरगाह हो गई, ये याद नहीं होती है। यहां पर सारी चीज याद करा दी जाएगी भाई साहब। ध्यान रखेंगे, देश का दूसरा तिरुपति बालाजी, ठीक है, दूसरा तिरुपति बालाजी, ठीक है, तिरुपति बालाजी का मंदिर तो फेमस है ना, तो ये दूसरा तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये कहां पर स्थित रहेगा? आपने नाम सुना होगा श्री श्री 1008, ठीक है, 1008 दिगंबर जैन मंदिर। कौन सा? दिगंबर जैन मंदिर। ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? और उसके बाद आप मेरे को बताएंगे आदित्य दिगंबर मंदिर, उसके बाद आदित्यनाथ का एक मंदिर रहेगा, ठीक है, आदित्यनाथ का एक मंदिर रहेगा, आदित्यनाथ दिगंबर जैन मंदिर। तो ये देखो थोड़ा ही फर्क है, आदित्यनाथ का दिगंबर जैन मंदिर, ठीक है, इसको पार्श्वनाथ भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? दिगंबर जैन मंदिर है, ये आपका हरियाणा में कहां पर स्थित है, ठीक है। दोनों में फर्क समझना, दोनों के आंसर है ये आपके अलग अलग आएंगे। उसके बाद बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर, किसका? तो ध्यान रखेंगे, बाबा प्रसाद ले लो, प्रसाद, बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर, ये हरियाणा में किस जिले में स्थित रहेगा? बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर। एक आता है हमारे पास देवी तालाब का शिव मंदिर, किसका? तो आप कहेंगे सर देवी तालाब का शिव मंदिर, इसकी कुछ खास बात है वो आपको बतानी है। और उसके बाद आपके पास एक मंदिर आता है एकलव्य मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है मेरे भाई, एकलव्य मंदिर, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, एकलव्य मंदिर कहां पर रहेगा। और उसके बाद एक बता देंगे आप, ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर, हरियाणा में किससे? ईंटों से बना, ठीक है, ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर। पहले भाठा बना कर दो, ये ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर, ये आपका हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? इतने मंदिर मेरे साथ पढ़ लोगे, मौज हो जाएगी। देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं, देश का दूसरा तिरुपति बालाजी मंदिर है, यह हमारी वैदिक सभ्यता का पालना कहे जाने वाला कुरुक्षेत्र जिले में रहेगा। श्री श्री 1008 दिगंबर पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की अगर बात की जाए तो यह आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये हिसार जिले में स्थित रहेगा। आदित्यनाथ दिगंबर जैन मंदिर की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ये अंबाला जिले में रहेगा। कहां पर है? अंबाला जिले में। और बाबा प्रसाद गिरी के मंदिर की बात करें तो यहां पर भाई साहब जब मनोकामना है उसके लिए जाया जाता है, तो और मनोकामना अगर आपकी पूरी हो जाती है तो पंखा चढ़ाने की परंपरा है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका झज्जर में रहेगा। और इसमें क्या चढ़ाने की परंपरा है? तो आप कहेंगे सर पंखा चढ़ाने की परंपरा रहेगी। उसके बाद देवी तालाब का शिव मंदिर, भाई साहब ये पानीपत में रहेगा। कहां पर है? पानीपत में रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसकी खास बात, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और ध्यान रखेंगे मराठाओं की तरफ से सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सदाशिवराव भाऊ थे। और ध्यान रखेंगे देवी तालाब के शिव मंदिर का जो निर्माण है वो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय कराया गया था। तो आपसे पूछ लेगा भाई पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान किस मंदिर का निर्माण हुआ था? देवी तालाब का शिव मंदिर बनाया गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे जो काबुली मस्जिद है या काबुली बाग है उसका निर्माण कब कराया गया था? पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने कराया था, ठीक है। उसके बाद एकलव्य मंदिर, भाई बड़ा इंपोर्टेंट मंदिर है एकलव्य को तो आप सभी जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हुए हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने तो इसको क्या कर दिया था? इसको भाई शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन इसने गुरु द्रोणाचार्य को क्या मानना? अपना गुरु माना। और यह बताया जाता है एक दिन गुरु द्रोणाचार्य है वो भाई साहब गुजर रहे थे, कहां से? उस जंगल से, और एक कुत्ता है वो भौंक रहा था, इसको डिस्टर्ब कर रहा था, इसने बाण उठाया और चला दिया और कुत्ते को भेद दिया, उसके मुंह को भेद दिया। भाई साहब मारा नहीं, उसके मुंह को भेद दिया। द्रोणाचार्य ने देखा ये धनुर्धारी कौन है? ये तो अर्जुन से भी क्या है? पावरफुल है। अब गुरु द्रोणाचार्य पहुंचते हैं किसके पास? एकलव्य के पास। और उससे पूछा हाँ भाई बताइए आपका गुरु कौन है? तो बोले भाई मेरा गुरु तो गुरु जी आप ही हो। बोले ये कैसे संभव है? बोले मैं आपके पास आया था शिक्षा लेने के लिए, आपने मना कर दिया, उसी दिन मैंने आपकी तस्वीर ली और भाई साहब मैंने आपको गुरु मान लिया है और आपको मार्गदर्शन में ही मैं ये सारी जो प्रैक्टिस अपनी वो कर रहा हूं। बोले अच्छा, बोले ये बात है। तो आपको पता ही है गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि अर्जुन से भी जो धनुर्धारी है वो यहां पर हो, तो उसने मांग लिया उसके दाएं हाथ का अंगूठा और बताया ये जाता है, मान्यता ये है कि भाई जो एकलव्य है उसने तुरंत गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो म्यार में से तलवार निकाली और भाई साहब काटने का काम किया। जहां पर जिस जगह पे वो अंगूठा गिरा था वहीं पर हमारा मंदिर होगा जिसका नाम होगा एकलव्य मंदिर। और ये
सारी घटनाएं बताया जाता है। कहां पर है? तो ये खांडसा, खांडसा कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा मेरे भाई। कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में। और ईंटों का बड़ा प्राचीन मंदिर ये आपका कलायत में रहेगा। कहां पर रहेगा? कलायत का तल में रहेगा। और कलायत का पुराना नाम क्या होता था? कपितायल होता था। ये कपिल मुनि की क्या हुई है? तपोभूमि हुई है क्या? कलायत। जबकि कैथल का पुराना नाम कपि सथल हुआ करता था। ये बात भी आप मेरे साथ ध्यान रखेंगे। और बुआ कुंवारी का मंदिर है, यह आपके हरियाणा के हिसार जिले में रहेगा। बनभोरी का मंदिर पूछ ले तो वो भी यहीं पे रहेगा। किसका? बनभोरी मंदिर है, वो भी आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर हिसार जिले में रहेगा। भाई सन 1950 में रंगीला मुसाफिर एक समाचार पत्र निकाला था। और यह समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? यह पत्रिका होगी एक, देखो जी, सावधान के नाम से पूछा गया था टीजीटी में। और ये जो सावधान पत्रिका है ये कहां से निकलते थे? ये भिवानी जिले से निकलते थे। लेकिन भाई साहब ध्यान रखेंगे, एक भारत निर्माण के नाम से पत्रिका आती है। किसके नाम से? भारत निर्माण के नाम से पत्रिका आती है। ये किसकी रहेगी? उसके बाद आप मेरे को बताएंगे हरियाणा केसरी के नाम से, हरियाणा केसरी के नाम से एक पत्रिका आती है, वो किसकी पत्रिका रहेगी? ठीक है। एक भाई साहब चांद के नाम से पत्रिका आती है। चांद के नाम से क्या आती है? पत्रिका आती है। ये किस व्यक्ति की पत्रिका रहेगी? कौन सी? चांद पत्रिका। इसी प्रकार से भारत प्रताप के नाम से आती है। किसके नाम से आती है? भारत प्रताप के नाम से एक पत्रिका आती है। ये किसकी पत्रिका रहेगी? भारत प्रताप। ठीक है। उसके बाद एक कोहिनूर और आता है, मथुरा। ठीक है। एक किसके नाम से? कोहिनूर के नाम से। और एक ध्यान रखेंगे किसके नाम से? मथुरा के नाम से। कोहिनूर मथुरा के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और एक 12 मासा आता है। क्या आता है? 12 मासा। ये किसकी पत्रिका रहेगी? कौन से? तो ये 12 मासा के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो जी, अगर मैं बात करूं रंगीला मुसाफिर की, तो ये 1950 में प्यारे लाल ने निकाली थी। कहां से निकाली थी? तो आप कहेंगे सर ये निकाली गई थी हिसार जिले से। कहां से निकाली गई थी? ये हिसार जिले से निकाली गई थी। और मेरे भाई ध्यान रखेंगे पत्रिका कैसी थी? तो ये पत्रिका आपकी मासिक पत्रिका हुआ करती थी। जबकि मैं भारत निर्माण की बात करूं, चंद्रभान गुप्ता की रहेगी। किसकी रहेगी? चंद्रभान गुप्ता की रहेगी। ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन के लिए जान लगा देंगे। उसके बाद हरियाणा केसरी की बात करें तो हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। लेकिन इस पत्रिका को निकालने वाले थे बनारसी दास गुप्ता। कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। ये भाई साहब अपने हरियाणा के सीएम भी बने हैं, बनारसी दास गुप्ता। उसी की पत्रिका, उसी का समाचार पत्र हरियाणा केसरी। चांद पत्रिका की अगर बात की जाए, ये तो भाई साहब अंबाला से निकलती थी ना चांद पत्रिका। और ये जो चांद पत्रिका है ये किसके द्वारा? तो उसका नाम होगा बिशंबर नाथ कौशिक। क्या नाम हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बिशंबर नाथ कौशिक। ठीक है। यहां पर बिशंबर नाथ कौशिक का नाम ध्यान रखेंगे। बिशंबर नाथ कौशिक किसके लिए? चांद पत्रिका के लिए। उसके बाद बात आती है कोहिनूर और मथुरा। ये आपका दीनदयाल शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? दीनदयाल शर्मा हो जाएंगे। किसके लिए? कोहिनूर के लिए। कौन? दीनदयाल शर्मा हो जाएंगे। उसके बाद 12 मासा शेख मोहम्मद तुर्क की पत्रिका रहेगी। किसकी? शेख मोहम्मद तुर्क की ये जो पत्रिका है ये रहेगी। और उसके बाद अगर भारत प्रताप की बात की जाए तो भारत प्रताप बिशंबर दयाल शर्मा की रहेगी। किसकी रहेगी? बिशंबर दयाल शर्मा की। अब देखो इस नाम में कंफ्यूज मत होना, एक बिशंबर नाथ कौशिक और एक दयाल शर्मा है। नाथ की बात आए चांद पत्रिका, और इन दोनों पत्रिकाओं में से इंपोर्टेंट पत्रिका है ये। एचएससी का नहीं पता, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर डालेगा जो भाई आपको ये आते नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन अब आप हमारी क्लास में आ गए और आप हमारी क्लास में आ गए तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इस बात की गारंटी है। चलो जी आगे। 4 अंगों से बना चौरंगीनाथ। ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये चौरंगीनाथ अपना स्थल भोर मठ। उसके बाद सबसे अधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? पशुधन का जिला पूछ लिया, सबसे अधिक पशुधन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे अगले 1 मिनट तक कि भाई हमारे हरियाणा में 20वीं पशु जनगणना हुई थी। 20वीं क्या हुई? पशु जनगणना हुई। और ये जो 20वीं पशु जनगणना है ये कब हुई? तो ये आपकी 27 जनवरी 2019 को हुई। अब देखो भाई हरियाणा में पशु जनगणना किस विभाग के द्वारा कराई जाती थी? ये राजस्व विभाग के द्वारा। कौन सा? राजस्व विभाग था।
लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो 20वीं जनगणना हुई है ये किस विभाग के द्वारा कराई गई, तो आप कहेंगे हरियाणा में एक विभाग है जिसका नाम होगा पशुपालन या फिर पशुपालन डेयरी विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग, ठीक है, जिसके हमारे मंत्री बने हुए हैं जेपी दलाल लोहारू से, और लोहारू क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट रहेगी। उसके बाद आगे बात आती है इस जनगणना में क्या किया था, तो यह जनगणना टैबलेट से की गई थी, कागज फ्री जनगणना थी। और इस जनगणना में क्या था, इस जनगणना में भाई साहब बिल्लियों को जोड़ने का काम किया था। बिल्लियों को क्या किया था, इसमें ऐड किया था, इसको जोड़ने का काम किया था। एक नई प्रजाति नई पशु के बारे में आपसे पूछ सकता है तो वो जोड़ी गई थी बिल्ली। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन कितना रहेगा, सर्वाधिक जो पशुधन है वो आपका किस जिला में, और भाई हरियाणा में जो न्यूनतम पशुधन है वो आपका किस जिले में रहेगा। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सामने रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा पशुधन बताना है और सबसे कम पशुधन बताना है, और उसके बाद यह बताना है आपको कि भाई हरियाणा में जो हरियाणा है इसकी जीडीपी में, ठीक है, इसकी जीडीपी में पशुधन का क्या योगदान है। जो हरियाणा का पशुधन है ना उसका हरियाणा की जीडीपी में योगदान बताना है, कितना रहेगा, तो ये तो मैं बता देता हूं, आपको नहीं पता, ये 2.5% रहेगा। कितना रहेगा, 2.5%। और उसके बाद जो न्यूनतम पशुधन है ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर पंचकुला में, पंचकुला में कम पशु है, और पंचकुला के बाद आएगा क्या, फरीदाबाद, बाबा फरीद की नगरी। और सर्वाधिक पशुधन की भाई बात करी जाए तो सर्वाधिक पशुधन है ये आपका किस जिले में रहेगा, तो आप कहेंगे सर हिसार में सबसे ज्यादा रहेगा। हिसार के बाद दूसरे नंबर पे जींद जिला आएगा। कौन सा जिला आएगा, तो आप कहेंगे जींद जिला आएगा। और फिर आएगा कौन सा जिला, तो आप कहेंगे सर सिरसा जिला, ठीक है। तो सिरसा और जींद के बारे में ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक आपका हिसार में, फिर सिरसा में, और फिर क्या रहेगा, जींद में, ठीक है। अब भाई एक क्वेश्चन और मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और वो मैं वैसे डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हो और आप सभी को आता है कि हरियाणा में काला सोना किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे मुर्रा नस्ल की भैंस को। और जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसका उत्पत्ति स्थल क्या हुआ है, क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो भाई ऐसा है, मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि ये बताना बहुत आवश्यक है आपसे, ठीक है। देखो जी क्या बता रहा हूं मैं आपसे बता रहा हूं हरियाणा में काला सोना किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर काला सोना है ये कहा जाता है मुर्रा नस्ल की भैंस को। अब बात आती है ये जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो ये भाई पाकिस्तान का एक जिला रहेगा जिसका नाम है माउंटेन मोगरी, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा, माउंटेन मोगरी, ये जिला है, ठीक है। कहां का, तो आप कहेंगे सर ये पाकिस्तान का, यहीं पे इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। हरियाणा में जो गाय फेमस है वो किस नस्ल की है, तो आप कहेंगे सर साहीवाल। और ये साहीवाल गाय का रंग कैसा है, तो आप कहेंगे सर इसका लाल रंग है। और इसका उत्पत्ति स्थल पूछ लिया जाए तो ये साहीवाल जिला होगा पाकिस्तान का, इसका भी उत्पत्ति स्थल क्या होगा, पाकिस्तान होगा। मैंने आपको गाय के बारे में बताया और मैंने आपको किसके बारे में बताया, मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में बताया। लेकिन ध्यान रखेंगे जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इसका जो नाम है पाकिस्तान में इसको खुंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। उत्पत्ति हुई थी वहां पे, नाम इसका खुंडी हो जाएगा। हरियाणा में इसको काला सोना कहते हैं। और ये जो मुर्रा नस्ल की भैंस है ये हरियाणा में कहां पर पाई जाती है, तो भाई साहब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला, तो आप क्या कहेंगे, सर्वाधिक भैंस हमारी पाई जाती है कहां पर है, तो आप प्यारे प्यारे भाइयों इसका आंसर देंगे आप हिसार, ठीक है। लेकिन आपसे यह पूछ ली जाए कि भाई मुर्रा नस्ल की भैंस कहां पे पाई जाती है, तो आप आंसर करेंगे जींद जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है जी, इसको काला सोना कहते हैं। फिर बात आती है किसके ऊपर है, गायों के ऊपर, कि भाई हरियाणा में गाय सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाएंगी, तो आप आंसर करेंगे सर गाय तो पाई जाती है सिरसा जिले में, ठीक है। कहां पर पाई जाती है सबसे अधिक, सिरसा जिले में। और इसके साथ बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके साथ रखना चाह रहा हूं, और वो बेहतरीन क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई हरियाणा में पहली गौशाला कहां पर बनी थी। सभी जानते हैं सर पहली गौशाला रेवाड़ी में बनी थी। हरियाणा की पहली प्रथम गौशाला, हरियाणा की पहली गौशाला, और हरियाणा की पहली गौशाला बनती है कहां पर, रेवाड़ी जिले में। और ये 1878 को स्थापित होती है। और 1878 को इसकी स्थापना आप सभी को पता है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और वो डेट थी 24 दिसंबर की, 24 दिसंबर ध्यान रखेंगे
लिखेंगे 1878 किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे श्री स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की क्या की थी? इसने स्थापना करने का काम किया था। उसके बाद बात आती है प्रदेश में सर्वाधिक गौशाला कहां पर रहेंगी? प्रदेश में सर्वाधिक गौशाला कहां पर रहेंगी? तो आप कहेंगे सर सिरसा जिले में। लेकिन सबसे कम गौशाला पूछ ले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहां पर विश्व की पहली गौशाला ये हरियाणा की नहीं थी, बल्कि विश्व की पहली गौशाला स्थापित हुई थी। और आज के दिन उसकी वहां पर गौशालाओं की संख्या क्या है? न्यूनतम रहेगी हरियाणा में। ठीक है, तो सबसे अधिक पशुधन वाला जो जिला है वो आपका हिसार जिला होगा, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे कम पशुधन है वो आपका पंचकुला जिले में रहने वाला है। उसके बाद आगे बात आती है मुख्य रूप से हिसार जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? हिसार जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? लेकिन खनिजों से आज मैं आपको रूबरू करवा दूंगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों से। देखो जी, सर्वाधिक जो खनिज है उसके बारे में आप सभी जानते हैं, वो हमारा महेंद्रगढ़ जिला होगा, जिसको खनिजों का शहर कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले इस्पात नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप आंसर करेंगे, बड़े प्रेम से आंसर करेंगे कि इस्पात नगरी हिसार को कहा जाता है, स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन तो यह बनेगा कि भाई लोहा हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? और कच्चा लोहा हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो भाई ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर यह बन गया तो आंख मीच के महेंद्रगढ़ आएगा। क्या आएगा? महेंद्रगढ़ आएगा। फिर आपसे पूछेगा वो, और क्या पूछेगा कि बताइए बजरी कहां पर पाई जाती है? तो बजरी आप कहेंगे सर फरीदाबाद में, कर देंगे आंख मिच के। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा भाई चिन्नी मिट्टी के बर्तन कहां पर मिलते हैं? किसके? तो आपसे कहेगा भाई बताओ चिन्नी मिट्टी के जो बर्तन है ये कहां पर मिलते हैं? या फिर कांच और बालू है ये हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? तो आप कहेंगे भाई गुरुग्राम में। और एक ऐसा खनिज जो जलता नहीं है, ठीक है, और वो एस्बेस्टस करके होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एस्बेस्टस के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो ये आपका कहां पर होगा? महेंद्रगढ़ में होगा। अबरक हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारे के सारे आपके कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। लेकिन भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने तांबा को नाम सुने हो? तांबा राजस्थान को फेमस है, लेकिन हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर बिहाली में पाया जाता है। और ये बिहाली जगह कहां पर रहेगी? महेंद्रगढ़ में। क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। इसी प्रकार से क्वार्टर्स का नाम सुना आपने? या सर क्वार्टर्स का नाम भी सुना है। और ये क्वार्टर्स है, ये आपका अटेली में पाया जाता है। और अटेली विधानसभा की सीट रहेगी किस जिले की? महेंद्रगढ़ जिले की। यूरेनियम के बारे में पूछेगा कि यूरेनियम बताइए कहां पे पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर महेंद्रगढ़ में। लेकिन भाई सोना का बारे में पूछ ले तो ये सोनो कहां पे? नारायणगढ़। कहां पर? ये देख लेना, नारायणगढ़ लिखा है। और ये किस जिले का होगा? अंबाला जिले का। ठीक है भाई साहब, वर्डिंग पे कोई नहीं जाएगा कि आप हिंदी गलत लिख रहे ये वो। तो भाई स्पीड के साथ स्पीड को ध्यान दे ले, चाहे यहां पर इस लिखावट को देख ले। ठीक है, तो लिखावट पे तो कुछ मेडल मिलेगा नहीं। अपना सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन तो क्वेश्चनों के रिवीजन से होगा, वहां पे आपको लिखना थोड़ी है। ठीक है, तो इस चीज को मत नोट करना। उसके बाद आता है रवेदार चूना हरियाणा में कहां पर मिलता है? रवेदार चूना की बात करें तो मेरे भाई ध्यान रखना, रवेदार चूना है ये हरियाणा में अंबाला में मिलता है। कहां पर मिलता है? तो आप कहेंगे सर रवेदार चूना हरियाणा में अंबाला में मिलता है। रवेदार चूना है ये हरियाणा में अंबाला में पाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा किसके बारे में कि एक हमारे पास संस्था है और जिसका नाम रहेगा क्या? कौन सी संस्था? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, धातु खनिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। धातु खनिज कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका भाई उप मुख्यालय, ठीक है, क्या? उप मुख्यालय ये हरियाणा में कहां पर स्थित है? ठीक है भाई। और एक भाई हमारे जो बहुमूल्य खनिज है वो खोदने का काम किया है, और वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा, वो कहां पर? ठीक है, तो एक ये बता देंगे कि भाई जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है भाई, और इसके द्वारा जो हमारा बहुमूल्य खनिज कहां पर खोदना मतलब कि खोजा गया है? तो आप कहेंगे सर बहुमूल्य खनिज है ये तो तोशाम की पहाड़ी में खोजा गया है, जबकि ये, ओहो सॉरी भाई, वेट प्लीज 1 मिनट। तो प्यारे प्यारे साथियों, अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारी जो क्लासें हैं वो अगर आपको पसंद आती है, आपको बेहतरीन लगती है,
तो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का काम कीजिए, ठीक है भाई साहब। और आपको बिल्कुल लास्ट दम तक और लास्ट समय तक बने रहना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। अब भाई जिसका भी एग्जाम अभी 14-15 दिन के बाद है, उसके लिए तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यही वो लास्ट समय है, ठीक है। इसी समय पर आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को 2 से 3 गुना कर देना है। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उसका बस रिवीजन कर लीजिए, नया कुछ मत पढ़िए। अगर आप रिवीजन अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन को मेरे भाई कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। समझ गए? तो बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अपनी तैयारी में लगे रहिए। अरे खुल जा बाबूजी, क्यों दिक्कत कर रहा है तू? ये भाई दिक्कत कर रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे मत करना कि सारे खत्म हो जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। हे बाबू, हाय, इधर किधर भागे जा रहा है? ये रहा जी। क्षमा चाहता हूं, बीच में जो रिदम है वो टूट गया होगा आप लोगों का। तो देखो जी, धातु खनिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये आपका कहां पर स्थित रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारा मेवात में रहेगा। और ये जो मेवात है यहां पर कब स्थापित हुआ मुख्यालय? 1963 को। कब हुआ भाई? 1963 को। अब देखो मुख्य रूप से हिसार में क्या पाया जाता है? तो हिसार में सोरा पाया जाता है, सोरा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। प्राणपीर बादशाह का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगा? देखो भाई, सबसे मतलब की जो कठिन चीज है ना वो आपके लिए यही होगी कि सर मकबरे याद नहीं कर पाते, ठीक है, मजार याद नहीं कर पाते, दरगाह याद नहीं कर पाते, मंदिर याद नहीं कर पाते और मेले याद नहीं कर पाते। अब आप सब कुछ याद करेगा। देखो जी मेरे भाई, खिज्र खां का नाम आपने सुना है? खिज्र खां, ठीक है, सैयद वंश से संबंधित था और जो तैमूर लंग था उसके साथ ये भारत आया था। कौन है? खिज्र खां। और इस खिज्र खां का जो मकबरा है वो हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों आप कहेंगे सोनीपत है। लेकिन आपसे शैली पूछ लेगा कि ये किस शैली का बना हुआ है, तो आप आंसर करेंगे सर ये पठान शैली का बना हुआ है। शेख तैयब का जो मकबरा है वो मैंने आपको बताने का काम किया था। किसके बारे में? शेख तैयब के बारे में, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि बताइए शेख तैयब का जो गुंबद है वो हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों आप आंसर करेंगे कैथल में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा। अब ये मकबरा तो बच्चे बच्चे के रटा हुआ है कि शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। और ध्यान रखेंगे इसी को हरियाणा का ताज कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और एक इतिहासकार था जिसका नाम था डेविस रॉय। और ये जो डेविस रॉय ये लिखता है कि भाई हरियाणा में ताजमहल के बाद कोई दूसरा मकबरा है तो वो हमारा कौन सा है? शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये ताजमहल के बाद क्या बता दिया? दूसरा सुंदर मकबरा, दूसरा सुंदर मकबरा है हरियाणा में, ठीक है। इब्राहिम इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर रहेगा? तो ये आपका पानीपत में रहेगा। कहां पर? पानीपत में। और मकबरे का निर्माण ध्यान रखेंगे बाबर के द्वारा कराया गया था। और दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया था वो इब्राहिम लोधी था। लेकिन भाई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा तो आप आंसर क्या करेंगे? सर ये तो नारनौल में रहेगा। जो शेरशाह सूरी थे उसी के दादा थे और शेरशाह सूरी ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके बारे में तो एक हमारे पास मकबरा आता है किसका? तो वो थे ना, क्या नाम है उसका? मकबरा इब्राहिम सूरी और हेमू। बिल्कुल, एक मकबरा आता है किसका? हेमू का। और ये हेमू का मकबरा है ये आपका कहां पर स्थित रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये मकबरा भी हमारा पानीपत में स्थित रहेगा। किसका? हेमू का। मीर साहिब का मकबरा है ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर मीर साहिब के मकबरे की बात करें। किसके मकबरे की? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई यहां पर अपन बात करता है मीर साहिब का मकबरा।
और ध्यान रखेंगे जो मीर साहिब का मकबरा है ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये करनाल में रहेगा। कहां पर? करनाल में। लेकिन आपसे पूछ ली जाए 5 पीरों की मजार कहां पर रहेगी, तो ये भी आपकी मधुबन है, करनाल में रहेगी। आपसे पूछ लिया जाए 40 हाफिज का मकबरा कहां पर रहेगा, तो आप क्या कहेंगे, सर ये मकबरा हमारा हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? हिसार में। एक आपसे पूछ लिया जाए बुआ कुंवारी की का गुंबद कहां पे रहेगा, बुआ कुंवारी का गुंबद कहां पे रहेगा, तो मेरे भाई ये गुंबद झज्जर में रहेगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये जो बुआ कुंवारी का, या सॉरी बुआ कुंवारी नहीं आएगा, केवल बुआ बुआ आएगा। ये बुआ जी को जो गुंबद है ना, यो किसने, तो मुस्तफा करनोल। ध्यान रखेंगे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मुस्तफा करनोल, और ये मुस्तफा करनोल की बेटी बेहद प्रेम करा करती थी एक व्यक्ति से, पर प्रेम तो व्यक्ति से ही होगा, और ये प्रेम करती थी तो अपने प्रेमी की याद में इसने ये गुंबद बनाने का काम किया था। इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी समय मिला तो जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी समय नहीं है इसके बारे में डिस्कस करने का। ठीक है भाई, उसके बाद बात आती है रजिया बेगम का। नाम तो अभी सभी समझते हैं ना, रजिया बेगम का मकबरा, तो आपको पता है जी रजिया बेगम का मकबरा तो कैथल में रहेगा, क्योंकि रजिया बेगम है वो अपनी दिल्ली की तरफ हल्तुनिया के साथ विवाह करके लौट रही थी, और यहां पर 40 सरदारों के द्वारा उसको घेर कर 12 अक्टूबर 1240 में कैथल में मारने का काम किया था। और वो कहावत वहीं से चली थी, रजिया फंस गई गुंडों में, क्योंकि 40 सरदारों ने घोट कर मारा था। रजिया सुल्तान को एशिया, भारत की नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासिका ये रहने वाली है। चोर गुंबद कहां पर रहेगा, चोर गुंबद। ठीक है भाई, ये डाकू डकैत चोर गुंबद आपका नारनौल में स्थित रहेगा। कहां पर? नारनौल में स्थित रहेगा। और लास्ट आप बता देंगे ख्वाजा पीर का मकबरा, ख्वाजा पीर का मकबरा। ठीक है मेरे भाई, और ख्वाजा पीर का मकबरा है यह आपका सिरसा में रहेगा। डेरों की भूमि कही जाने वाली हरियाणा की साहित्य नगरी, हरियाणा की वन नगरी, हरियाणा में संतों की नगरी कौन होगा, सिरसा होगा, लेकिन वन संतुर के नाम से यमुना नगर। उसके बाद आज ये ब्लूबर्ड स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखो जी, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1974 में हुई थी, और हरियाणा जो पर्यटन विभाग है उसके लिए लोगो क्या रहेगा, ठीक है, लोगो क्या रहेगा, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए लोगो रहेगा कम हॉलीडे विद अस, कम हॉलीडे विद अस। ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये लोगो है। क्या है? ये लोगो है किसका, ये हमारा जो पर्यटन विभाग है इसी का लोगो रहेगा। और एक पुस्तक है जो पर्यटन विभाग के लिए, ठीक है, जो पर्यटन विभाग के लिए जो पुस्तक होगी उसका क्या नाम होगा, हरियाणा ट्रेवल्स गाइड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हरियाणा ट्रेवल जो गाइड है इस नाम से एक पुस्तक है। और ये पुस्तक किसके लिए है, तो आप कहेंगे सर ये पुस्तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और आपसे पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक कहां पर आते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो आपके पर्यटक हैं ये कहां पर आते हैं, तो मेरे भाई प्यारे प्यारे साथियों आप क्या आंसर करेंगे, तो आप कहेंगे सर कुरुक्षेत्र में आते हैं। किस जिले में आते हैं, कुरुक्षेत्र, और सबसे कम फतेहाबाद में। सबसे कम कहां पर? फतेहाबाद में। रेड बिशप पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर रहेगा, किसके नाम से, रेड बिशप के नाम से। और मैंने तो आपको रेड रॉबिन भी पढ़ाया है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। बैया पर्यटक स्थल पूछे, बैया, ये बैया है, बैया पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां है, और गोरैया पर्यटक स्थल है ये हरियाणा में कहां पर रहेगा। उसके बाद तिलियार पर्यटक स्थल कहां पर रहेगा, तिलियार के नाम से पूछे या फिर मैना के नाम से पर्यटक स्थल पूछे तो ये कहां पर रहेगा, तो प्यारे प्यारे साथियों मेरे आप कहेंगे रोहतक में। और रेड बिशप के नाम से आप कहेंगे कहां पर, पंचकुला में। और रेड रॉबिन के नाम से आप क्या कहेंगे, भिवानी। और बैया के नाम से क्या कहेंगे, तो ये जो बैया पर्यटक स्थल है ये भी तो भिवानी में होगा, बैया भी कहां पे होगा, भिवानी। और गोरैया कहां पे हो जाएगा, झज्जर जिले में हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपसे चकोर के बारे में पूछ ले, आपसे चकोर के बारे में पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे आप सोनीपत। क्या कहेंगे आप, चकोर पर्यटक स्थल सोनीपत में रहेगा। ठीक है भाई, कहां पर है, सोनीपत में रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई हरियाणा के पर्यटक विभाग के द्वारा किस किले का पूर्ण निर्माण करवाया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है, हरियाणा का क्या है, पर्यटन विभाग। और इस पर्यटन विभाग के द्वारा किस किले का पूर्ण निर्माण करवाया गया, कौन सा हरियाणा का किला है इसका पुनः निर्माण कराया गया, तो आप कहेंगे सर वो कानोड़ का किला होगा। कौन सा किला होगा मेरे भाई, कानोड़ का किला होगा वो। ठीक है मेरे भाई। और आपसे अगर पूछ लिया जाए ब्लूबर्ड पर्यटक स्थल तो आप आंख मिच के करेंगे हिसार। कोयल पर्यटक स्थल कैथल में रहेगा। काला तितर पर्यटक स्थल सिरसा में रहेगा। और काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली में स्थित रहेगा। समझ गए।
ठीक है मेरे भाई, तो आज की इस क्लास की जो है वो समाप्ति की हम घोषणा करने जा रहे हैं। ठीक है, समाप्ति की घोषणा से पहले एक मोटिवेशनल डोज लेके जाइए, और जैसे ही आप क्लास देखिए तो कतई सोए ना, उसके बाद तकरीबन आप 12 बजे तक पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी ये 2-3 घंटे 2-3 महीने का ही समय है। ठीक है, उसके बाद भाई साहब फिर सोना ही सोना है, अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस की तो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। एक मंजिल के मुसाफिर यूं थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, आपको अपनी मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का आप इंजॉय भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आज आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि कल जो आपका भविष्य है वो आपका उज्जवल हो सके, आपका भविष्य सुधर चुके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रुस्तगी लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए जोश और नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।